नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी उसमें जुड़ जाएं। यह जो क्लास है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस और अन्य कंपटीशन के अगर आप तैयारी करते हैं ऑल वनडे एग्जाम के, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है एमसीक्यू, इसमें हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, लेकिन ये एमआईक्यू होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया है एमआईक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और प्लीज मैं आपसे पुनः कहता हूं कि एक बार कि इस क्लास को आप शेयर कर दें ताकि अन्य भी लोग इससे जुड़ जाएं और जो लोग अभी इस चीज़ को नहीं जानते वो भी क्लास में जुड़ जाएं। और फेसबुक पर जो है कि हमारा एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप का नाम है द काउंसिल सिविल सर्विसेज। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको द काउंसिल की तरफ से जो भी सूचनाएं होंगी आपको उपलब्ध होती रहेगी। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी चीज़ होता है तो आपको कोई भी सूचना अगर कोचिंग से संबंधित है या अन्य चीज़ें हैं, आपको मटेरियल्स कुछ मिलेंगे आपको जो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता जाएगा। अब आपको के लिए ये जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवाता हूं। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और भी वीडियो आपको लिंक पाने के लिए, हर चीज़ को शेयर करने के लिए मैं ग्रुप बनाया हुआ हूँ फेसबुक पर द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। आप लोग उसको भी प्लीज ज्वाइन कर लें और अपने मित्रों को भी जरूर जोड़ें आप लोग। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन मैं बार बार आपको कहता हूं कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस पे बड़े सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन की जरूरत होती है क्योंकि एक ही तथ्य चीजों को बदल देता है। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि यह पटवोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानीय वृक्ष प्रजाति है। दो कथन दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन आपको पहचानना है रेड सैंडर्स के संदर्भ में। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और न ही दो। ये जो रेड सैंडर्स है इसको आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल रखा है, किया है। तो ये जो हमारा पहला कथन है ये सत्य है। अब ये जो रेड सैंडर्स है या पटवोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानीय वृक्ष की प्रजाति है, वृक्ष की एक प्रजाति है। तो हमारा दूसरा कथन भी जो है ये सत्य है। हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे क्या है, सत्य है। चलिए रेड सैंडर्स के बारे में कुछ और तथ्य के बारे में जानकारी लेते हैं जो आपके पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ अगर मेंस में कुछ संबंधित चीजें उसमें आती है तो आप उन तथ्यों को अपने आंसर में उजागर कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर और भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या मेरा देने का उद्देश्य यही है कि आपको इस चीज से संबंधित जानकारी एक जगह जो इंपॉर्टेंट है, जितनी जरूरत है पढ़ने की, वो एक जगह आपको मिल जाए, इसलिए व्याख्या दी जा रही है आपको। और इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है ताकि आपके पास वो पीडीएफ रखा रहे तो आप उस चीज को समझ सकें और बार बार उसको देख सकें। प्लीज आप लोग, पुनः कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दें और लोगों को जोड़ते जाइए। आपका अपना द काउंसिल परिवार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। देखिए व्याख्या में, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन ने रेड सैंडर्स, और रेड सैंडर्स को रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है, को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो एक बार पुनः किया है, इसका मतलब है कि इससे पहले भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल था। वर्ष 2018 में इसे संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2018 में इसको
संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और रेड सैंडर्स जो है पटवोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानीय वृक्ष प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? वृक्ष प्रजाति। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेड सैंडर्स निम्नलिखित में से क्या है? तितली की एक प्रजाति है, वृक्ष की एक प्रजाति है, या कोई वायरस दिख रहा है आपको, या कुछ और है? तो आपको ध्यान रखना कि ये क्या है, एक वृक्ष की प्रजाति है। फिर रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ साथ चट्टानी तथा पर्वतीय भूमि में उगते हैं। तो ये आमतौर पर जो है लाल मिट्टी, पर्वतीय भूमि और जो है चट्टानी भूमि में ये उगते हैं। और फिर रेड सैंडर्स पूरे एशिया में विशेष रूप से चीन और जापान में, विशेष रूप से चीन और जापान में ये जो रेड सैंडर्स है ये सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पादकों के साथ साथ जो आप देखेंगे फर्नीचर, फिर लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस लकड़ी का प्रयोग किसमें होता है? तो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में आप देखेंगे, औषधि उत्पादन में भी होता है इसका, और फर्नीचर बनाने में, लकड़ी के शिल्प बनाने में, और फिर संगीत वाद्य यंत्र में इस रेड सैंडर्स वृक्ष का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसलिए ये उपयोगी है। फिर देखें IUCN की रेड लिस्ट में ये जो है कि किस में श्रेणी में शामिल है? लुप्त प्राय में। वहीं साइट्स की अगर देखेंगे साइट्स में तो ये परिशिष्ट सेकंड में है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अगर देखेंगे तो उसकी अनुसूची सेकंड में इसको स्थान मिला हुआ है, तो अनुसूची सेकंड में स्थान मिला। तो अन्य चीजें भी आपको यहां ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि रेड सैंडर्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में शामिल है? तो सेकंड अनुसूची में शामिल है। साइट्स किस में हुआ है? साइट्स के परिशिष्ट सेकंड में शामिल है। तो इसको आपको अन्य तथ्य हैं जो आपको पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा और इसका आप बार बार रिवीजन करके इसको मजबूत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है? किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्वास्थ्य मंत्रालय, DRDO या इसरो। तो ये जो फिनटेक विभाग है इसकी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापना की गई। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ए। चलिए देखते हैं व्याख्या इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की। तो किस लिए किया इसने? भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। फिर RBI सर्कुलेशन के अनुसार फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी 2022 को हुई। तो कब इसकी स्थापना हुई है? तो 4 जनवरी 2022 को इसकी स्थापना हुई है, 2022 को। तो ये आपको याद रखना है, कभी 2022 में 4 जनवरी को इसकी स्थापना की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। और फिनटेक विभाग का उद्देश्य है फिनटेक इनोवेशन पर जोर देना, फिर विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना के साथ साथ ऐसी चुनौतियों का समाधान करना भी है। ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 3 तथ्यों को आपको देखना है, 3 की पॉइंट को पकड़ना है। पूछ रहा है कि हर साल आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला आपको यहीं दिख रहा है कि हर साल आयोजित होता है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, और किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम। तो ये गंगा सागर मेला जो है प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। किसमें? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी। चलिए देखते हैं गंगा सागर मेला के बारे में। हर साल मकर संक्रांति के दौरान, तो ये मकर संक्रांति जो इस समय चल रही है उसके दौरान जो है आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर, कहां? गंगा सागर द्वीप पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। कब से कब तक? 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये आयोजित होगा।
तो ये जो है कि आज जो क्लास हमारी चल रही, यानी इसके एक दिन पहले ही 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इसका आयोजित हुआ है, आप समझ लीजिए। और इस मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री, संत और पर्यटक गंगा एवं बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं तथा जो है कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। तो ये जो है कि गंगा और बंगाल की खाड़ी के में, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा प्रवेश करती है, वहां पर आप देखेंगे तो पवित्र संगम में लोग डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि का मंदिर वहां पे है जहां पर ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 4 नंबर कह रहा है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूछा जा रहा है किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या है? विनोद राय, एनके सिंह, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी बैंक की बात चल रही है, का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को, पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इनको जो है कि एआईआईबी बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एआईआईबी जो है ये कहां पे स्थित है? तो बीजिंग में स्थित है। बीजिंग कहां? चीन में। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है एआईआईबी जो है बैंक का। तो इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में, चीन में जो पड़ता है। फिर उर्जित पटेल इस बहुपक्षीय विकास बैंक में 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कितने साल का कार्यकाल पूरा करने वाले? 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और ये डीजे पांडियन का स्थान लेंगे, ये डीजे पांडियन का स्थान ले रहे हैं। फिर वर्ष 2015 में बीजिंग में लॉन्च किए गए एआईआईबी बैंक, यानी 2015 में बीजिंग में इस बैंक को लॉन्च किया गया, ने बैंक के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। भारत के लिए सबसे अधिक जो है कि ऋण इसने स्वीकृत किया है। जो एआईआईबी बैंक के सदस्य हैं उनमें सबसे ज्यादा ये भारत को ऋण जो है कि स्वीकृत किया है। अब इसमें अगर इस बैंक में शेयर धारकों की बात करें कि इस बैंक में शेयर सबसे ज्यादा किसका है, तो इस बैंक में चीन का सबसे बड़ा शेयर धारक है, वहीं भारत दूसरा सबसे बड़ा है। तो भारत इसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है इस बैंक में, और चीन इसमें पहले नंबर पर। ये आपको अन्य तथ्यों की तरफ देखते रहना है। ठीक, बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है? देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई। देश की पहली बात चल रही, बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मिजोरम। तो ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। कहां पे? उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ए। देखते हैं इसके बारे में कुछ और। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गांव में पहली बार मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब यह देश का पहला जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। फिर मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण हेतु दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागतों से बचाएगी। ये जो दूर दूर तक दूसरे स्थान पर जाकर के अपने शहद का प्रसंस्करण करते थे, उसको संसाधित करते थे, अब वो समस्या दूर होगी। ये इनके अपने घर पर भी ये संसाधित कर लेंगे। ऐसा मोबाइल जो है वैन, ये जो हनी प्रोसेसिंग है, उनके यहाँ उपस्थित हो जाएगी, जिससे अब इनके समय की लागत बचेगी और साथ साथ जो अन्य इन्वेस्टमेंट इनको पैसे में करना पड़ता था वो इसकी बचत होगी। फिर यह देखें, यह पहल जो है मीठी क्रांति का हिस्सा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति का संबंध जो है हनी प्रोसेसिंग से है। किससे है? मधुमक्खी से। आप समझ सकते हैं किसका संबंध है, यानी शहद। आप देख लीजिए, मधुमक्खी या शहद, उससे संबंधित ये मीठी क्रांति है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
कि इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है कि इसमें जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 3 कथन दिए हुए। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है, इसको हाल ही में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और ये जो है कि इसके तहत जो है जल संरक्षण के प्रयासों में बेहतर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला हुआ है। और इसको, इस जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसको पहली बार 2018 में दिया गया था। पहली बार 2018 में दिया गया था। तो इसके जो आपको तीनों कथन सत्य नजर आ रहे हैं, यानी तीनों कथन इसके सत्य हैं। चूंकि ये पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं, तो इसमें आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी कथन क्या है इसके सत्य हैं। चलिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के बारे में कुछ अन्य चीजें देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगर सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला हुआ है। यानी यूपी जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, यूपी प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान अगर आप देखेंगे तो राजस्थान सेकंड स्थान पे है। और फिर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ये तीसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है राज्यों की श्रेणी में आप देखेंगे। फिर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपके अन्य चीजों में रहा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, यह कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है? किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन हमारे क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो लागू किया है। तो ये तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। चलिए तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अगर तेलंगाना सरकार जो है मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू कर रही है। और राज्य सरकार ये जो है कि पात्र दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी इस योजना के तहत। यानी मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत तेलंगाना सरकार राज्य में जो पात्र दलित हैं उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यह योजना राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों के 100 परिवारों को कवर करेगी। तो ये जो है कि 119 विधानसभा क्षेत्र जो इसके हैं उसमें से 100 परिवारों को ये कवर करेगी, जिसमें पहले चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट होगा। तो 1200 करोड़ रुपए का पहले चरण में बजट होगा, आगे दूसरे चरण के लिए फिर बजट मुहैया कराया जाएगा। चयनित दलित लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी, सीधे बैंक में उनके जाएगी, फिर वो जिस उद्देश्य से भेजी गई है वो अपना उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है कौन सा मंत्रालय? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय। तो इसमें जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसको श्रम और रोजगार मंत्रालय लागू करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी ये योजना? तो आपको दिख रहा है 12 मई 2020 को यह योजना शुरू की गई थी और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और फिर हाल के पैकेज में आप देखेंगे वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को
31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा। तो ये 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है इस योजना को, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। तो इस पे क्वेश्चन संभावना दिख रही है। अब इसको लागू कब किया गया था? तो 12 मई 2020 को इस योजना को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही ईका रैप, हाल ही में खबरों में रही ईका रैप किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है? किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है? भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक बैंक? तो ये जो ईका रैप है, ये जो है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है। तो भारतीय स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है ईका रैप। ईका रैप भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की रिपोर्ट है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ए होगा। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च टीम द्वारा ईका रैप रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी के लगभग 9.5% बढ़ने की उम्मीद है। तब ये बता रहा है कि वास्तविक जो जीडीपी है ये जो है कि 9.5% बढ़ने की उम्मीद बता रहा है कि ये रिपोर्ट जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है ईका रैप, इसमें यह बताया जा रहा है कि 2021-22 में 9.5% ये जो है कि वास्तविक जीडीपी बढ़ने की संभावना है। और एनएसओ के ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया और इसने कहा कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो एनएसओ ने जो अनुमान लगाया है 9.2 लगाया है और वहीं ईका रैप ने जो बताया है 9.5% बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भले ही कोविड संक्रमण गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। आपको रिपोर्ट के अनुसार ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एनपीसीआई के अनुसार आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन, आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन की प्रति ग्राहक, प्रति टर्मिनल, प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? पूछा जा रहा है। आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन की प्रति ग्राहक, प्रति टर्मिनल, प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन 3, 5, 7 अनिश्चित। आधार के माध्यम से जो पैसे निकाले जाते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि एक ग्राहक यानी प्रति ग्राहक, प्रति टर्मिनल, प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये अधिकतम सीमा 5 है। कितना? 5। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी यानी 5। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नगद निकासी और मिनी स्टेटमेंट के लिए सीमाएं पेश की ही हाल ही में, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। और इसमें कहा गया है कि प्रति ग्राहक, प्रति टर्मिनल, प्रतिदिन 5 आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन को अधिकतम सीमा लागू की जाएगी। अब ये जो सीमा है ये 15 जनवरी 2020 से लागू किया गया, यानी 15 जनवरी से 2020 से ये सीमा लागू हो चुकी है। तो आज का क्लास में ये 10 क्वेश्चन आपके लिए रहे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही चीजें आपको दिया गया है। तो आप लोग प्लीज इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए और क्लास को आप अन्य लोगों को भी शेयर करें और आप इसी तरह लगातार जुड़े रहिए ताकि आप सफल हो, अपने लक्ष्य को सार्थक कर सके। और ये शुभकामनाएं संस्थान की तरफ से सदैव आपको उपलब्ध रहेगी और आप सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।